हिमालयी नदियों में हम लोगों ने इसके पहले गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ा था और गंगा रिवर सिस्टम के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को देखा था। आज हम लोग सिंधु रिवर सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तिब्बत है और तिब्बत का ये क्षेत्र जो होता है जल से बहुत ज़्यादा परिपूर्ण होता है और यहाँ पर कई चीज़ें हैं। जैसे अगर हम रेंज की बात करें तो यहाँ पर कैलाश रेंज स्थित है। अगर हम रेंज की बात करें तो यहाँ पर कैलाश रेंज स्थित होता है, कैलाश पर्वत, और उसी के निकट बहुत सारे ग्लेशियर इस रीजन में पाए जाते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर होता है जिसको चेमायुंगडुंग कहा जाता है। और इसी के निकट एक झील है जिसको मानसरोवर झील कहा जाता है। ये झील होती है मानसरोवर झील इसको कहते हैं। और इसी झील का एक पार्ट होता है छोटा सा जिसको राक्षस ताल कहा जाता है, राकस ताल या राक्षस ताल। तो ये सब सारी चीज़ें इसी तिब्बत वाले क्षेत्र में हैं। हमने बताया ये कैलाश रेंज है और यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे फेमस ग्लेशियर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। यहीं पर मानसरोवर झील होती है और यहीं पर राकस ताल जिसको राक्षस ताल भी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र से मानसरोवर झील के निकट से 3 प्रमुख नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र निकलती हैं और ये तीनों भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। तीनों नदियाँ 3-3 देशों में बहती हैं। ये देखिए चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये सिंधु नदी निकली और सिंधु नदी देखिएगा 3 देशों में बहती, इधर तिब्बत में और फिर ये भारत और फिर पाकिस्तान। सतलज नदी जो है इस राक्षस ताल से निकलती है और तिब्बत में ये प्रवाहित होते हुए भारत में आती है और भारत के बाद ये पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। तो सिंधु नदी 3 देशों में और सतलज नदी 3 देशों में, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। और इसके बाद देखिएगा ये नदी हमने जो बनाया हुआ है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी इसी रीजन से होता है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ये तिब्बत में प्रवाहित होती है और उसके बाद फिर यहाँ भारत में और फिर बांग्लादेश में। तो इस प्रकार से ये तीनों नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ तीनों का उद्गम लगभग एक क्षेत्र है। तीनों 3-3 देश में प्रवाहित होती हैं। तीनों अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं और ये तीनों की तीनों नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। पूर्ववर्ती नदी किसको कहा जाता है? ये तीनों नदियाँ हिमालय के उत्थान के पहले से ही प्रवाहित हो रही हैं और आज भी प्रवाहित हो रही हैं। हिमालय के उत्थान होने पर इन नदियों ने न तो अपना रास्ता बदला और न ही इन्होंने अपनी दिशा बदली। तीनों नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि इन नदियों ने हिमालय के उत्थान के बाद भी न तो अपना रास्ता चेंज किया और न ही दिशा बदली। तो आज हम प्रमुख रूप से इंडस रिवर सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। तो इंडस रिवर हम देख रहे हैं कि तिब्बत में यहाँ पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से ये निकलती है और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर देखिएगा एक स्थान है दमचौक, दमचौक। हिमाचल प्रदेश में यानी कि भारत में ये सिंधु नदी दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। आगे की ओर ये नदी बढ़ती है
और यहाँ पर ट्रांस हिमालय, यहाँ पर सबसे उत्तर में काराकोरम होता है, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर ये जास्कर। तो सिंधु नदी हम देख रहे हैं कि इस लद्दाख रेंज को काट करके प्रवाहित हो रही है, लद्दाख रेंज को काटती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में ये नदी प्रवाहित होते हुए आगे की ओर बढ़ती है। और यहाँ पर ये एक पर्वत है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत है ये, और ये हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत माना जाता है नंगा पर्वत को। और इसी के निकट से ये एक तीव्र मोड़ लेती है और एक गहरे खाई का निर्माण करती है, जिसको बुंजी गार्ज कहा जाता है। क्योंकि ये गार्ज जो बनता है बुंजी नामक स्थान पर बनता है, इसलिए इसको बुंजी गार्ज कहा जाता है। गार्ज देखिए क्या होता है, मान लीजिए इस तरह से ये पर्वत है, तो नदी इसको काट दी है इस तरह से, और यहाँ पर नदी प्रवाहित होती है। बुंजी गार्ज जो होता है ये 5200 मीटर गहरा गार्ज होता है, बुंजी गार्ज, बुंजी गार्ज। क्योंकि यहाँ पर ये बुंजी नामक स्थान पर गार्ज है ये, इसलिए इसको बुंजी गार्ज कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग खड़े होंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ से, ठीक है, तो लगभग 5 किलोमीटर नदी अंदर दिखाई देगी। एक जैसे नाला नहीं होता है, नाले की तरह से ये नदी दिखाई देती है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से मुड़ती है, मुड़ने के बाद ये नदी सीधे चली आती है पाकिस्तान में, और अरब सागर में यहाँ पर कराची होता है, पाकिस्तान का बंदरगाह भी है ये। कराची बंदरगाह के समीप, कराची बंदरगाह के समीप ये नदी डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां जिनको हमें जानना आवश्यक होता है कि सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन से हैं। देखिएगा, सिंधु की जो 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सिंधु की सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इस प्रकार से 2-4 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। ये देखिएगा, झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो ये एक जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा होता है। तो यहाँ पर एक झील होती है जिसको शेषनाग झील कहा जाता है। तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और ये जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि झेलम नदी ही शेषनाग को झेल सकती है। ठीक है, तो याद रखने के लिए, तो झेलम नदी ही शेषनाग को झेल सकती है, और इसका उद्गम जो होता है जम्मू कश्मीर के शेषनाग से होता है। उसके बाद देखिए, ये कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा भी बनाती है, और उसके बाद आगे बढ़ कर के ये चेनाब नदी में मिल जाती है झेलम नदी। और इसकी एक सहायक नदी है झेलम की, जिसको किशन गंगा कहा जाता है, और ये बॉर्डर पर आकर के झेलम नदी में मिल जाती है। यहाँ पर देखिएगा, श्रीनगर इसी झेलम नदी के किनारे स्थित होता है, और भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है, जिसको बुलर झील कहा जाता है, तो ये बुलर झील से होकर के ये झेलम नदी प्रवाहित होती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जबकि लैगून झीलों की अगर हम बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो होती है उड़ीसा की चिल्का झील होती है। उसके बाद देखिए, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो होती है वो
चिनाब नदी। चिनाब नदी दो जलधाराओं के मिलने से बनती है। एक जलधारा इसको कहा जाता है चंद्रा और दूसरे को भागा। ये देखिएगा चंद्रा है, ये भागा है, और दोनों की संयुक्त जलधारा को चिनाब कहा जाता है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं सब चिनाब में आकर के ही मिलती हैं। झेलम चिनाब में आकर के मिली, रावी चिनाब में, ब्यास और सतलज सबकी सब नदियां चिनाब में आकर के ही मिलती हैं। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, और ये चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद ये रावी नदी होती है और ये ब्यास नदियाँ। रावी और ब्यास नदियाँ हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होकर के ये प्रवाहित होती हैं, और सतलज नदी जो है ये मानसरोवर झील के निकट यहाँ पर एक राक्षस ताल होता है, वहाँ से ये निकलती है, और सिपकीला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में ये सतलज नदी प्रवेश करती है। और पंजाब में ब्यास और सतलज नदियों का संगम होता है, जिसको हरिके बैराज कहा जाता है। हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो राजस्थान के पश्चिमी भागों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, देखिए कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर होती है, कैनाल है ये। क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी नहर जल कहाँ से प्राप्त करती है? तो इंदिरा गांधी नहर जल जो है इन दो नदियों सतलज और ब्यास नदियों से प्राप्त करती है। इंदिरा गांधी नहर में जो जल आता है वो सतलज और ब्यास नदियों से आता है। कहाँ से ये निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर? हरिके बैराज से। हरिके बैराज पर किन दो नदियों का संगम होता है? सतलज एवं ब्यास नदियों का संगम होता है। और ब्यास नदी देखिए, ये ब्यास नदी का उद्गम भी भारत है और अंत भी भारत है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश से निकल रही है और पंजाब में आकर के सतलज नदी में ब्यास नदी मिल जा रही है। इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 6 नदियों में कि कौन सी ऐसी नदी है कि जो केवल भारत में प्रवाहित होती है? तो ये ब्यास नदी है, भारत में ही केवल प्रवाहित होती है, न तो इधर तिब्बत या चाइना के क्षेत्र में प्रवाहित होती है और न ही पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, बल्कि पंजाब में ये सतलज नदी में आकर के मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि इसके बाद हम नदियों की लंबाई देख लें कि कौन नदी कितनी लंबी है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो होती है 2900 किलोमीटर होती है, ठीक है। और सिंधु नदी की लंबाई जो है, ये सिंधु नदी है, इंडस रिवर सिंधु। सिंधु नदी की लंबाई जो होती है ब्रह्मपुत्र से 20 किलोमीटर कम होती है, तो ये हो जाएगा 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। उसके बाद ये देखिएगा, ये गंगा नदी है, और गंगा नदी की जो लंबाई है ये 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई जो होती है वो 2525 किलोमीटर होती है। उसके बाद गंगा की सहायक यमुना नदी है। यमुना की लंबाई 1385 किलोमीटर।
ये यमुना नदी होती है। यमुना, इसकी लंबाई है 1385 किलोमीटर। ये नदी थी गंगा, और ये वाली नदी है यमुना। गंगा, यमुना हो गया। ये सतलज नदी है। सतलज नदी की लंबाई जो होती है ये 1500 किलोमीटर होती है, 1500 किलोमीटर। और उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी होती है, और गोदावरी नदी की जो लंबाई होती है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी है, और इस गोदावरी नदी की जो लंबाई होती है वो 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर होती है गोदावरी नदी की लंबाई। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहले नंबर पर 2900 किलोमीटर लंबाई जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की, और दूसरे नंबर पर ये 2880 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये सिंधु नदी है, और तीसरे नंबर पर ये गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई, और चौथे स्थान पर 1500 किलोमीटर लंबाई ये सतलज नदी है, और पाँचवें स्थान पर हम ये देख रहे हैं कि ये गोदावरी नदी है, और सबसे लास्ट में छठे स्थान पर ये यमुना नदी होती है। यमुना नदी जो है ये छठे स्थान पर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये गोदावरी नदी, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, और ये यमुना से भी लंबी है। यमुना की लंबाई हम देख रहे हैं 1385 किलोमीटर ही होती है। तो इस प्रकार से लंबाई को लेकर के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि तीसरे नंबर की कौन सी लंबी नदी है, या दूसरे नंबर की कौन सी लंबी नदी है, या गोदावरी नदी यमुना से बड़ी है या छोटी है, तो इस तरह से अगर नहीं पढ़े रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे तो घाच पाच हो जाएगा और हम गलत आंसर लगा करके चले आएंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं उद्गम को लेकर के। 6 नदी हमने देखा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज को। तो इन 6 नदियों में 2 नदी का उद्गम हम देख रहे हैं कि तिब्बत के क्षेत्र से होता है, सिंधु नदी का और सतलज नदी का। 4 नदियों का उद्गम भारत से होता है, जिसमें एक नदी आपकी झेलम नदी, इसका उद्गम जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से हो रहा है। बची 3 नदियाँ, तो चिनाब, रावी और ब्यास। तो चिनाब, रावी और ब्यास, इन तीनों नदियों का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश से हो रहा है। एक नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर से, 3 नदी चिनाब, रावी, ब्यास का उद्गम हिमाचल प्रदेश से, और 2 नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से, यानी कि हम कह सकते हैं कि तिब्बत वाले क्षेत्र से हो रहा है। ये जितनी भी नदियाँ थी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सभी सिंधु में जा कर के बाईं ओर से मिल रही थी। सिंधु नदी देखिए इस दिशा में बह रही है, तो हम इस दिशा में अगर मुंह कर लें तो हमारा जो बायां है वो बायां होगा, जो दायां है वो दायां होगा। ठीक है। तो दाईं ओर से हम देखेंगे कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो इस सिंधु नदी में आकर के मिल रही है। तो यहाँ पर एक देखिएगा, एक सियाचिन होता है, ये सियाचिन का क्षेत्र है, ये सियाचिन है, और यहाँ से एक नदी निकली है, श्योक नदी जिसको कहा जाता है। ये इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है, जिसको
श्योक नदी कहा जाता है। कौन सी नदी है ये? श्योक नदी। और इस गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र से एक नदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए आकर के सिंधु नदी में मिल जा रही है और इसको गिलगिट नदी कहा जाता है। श्योक नदी और गिलगिट नदी, ये दोनों नदियां हम देख रहे हैं कि आकर के सिंधु नदी में दाईं ओर से मिल रही हैं। कुछ नदियां पाकिस्तान से निकल करके आकर के सिंधु नदी में मिलती हैं, तो उनमें से 2-3 हैं, उनको हम देख ले रहे हैं। काबुल, कुर्रम और गोमल नदियां। यहाँ पर देखिए काबुल नदी है, ये काबुल नदी है। काबुल, कुर्रम और गोमल, ये प्रमुख नदियां होती हैं जो पाकिस्तान से निकल करके सिंधु नदी में मिल जाती हैं इसके दाएं किनारे से। इसको आप लिख लेंगे, ये काबुल है, ये कुर्रम है, ये गोमल नदियां हैं। ठीक है। इसमें अब देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। सिंधु नदी का उद्गम हमने देखा। सिंधु नदी जो है किस रेंज को काट करके बहती है? ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर होता है। तो सिंधु नदी हम देख रहे हैं लद्दाख श्रेणी को काट करके प्रवाहित हो रही है। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में ये बहती है? तो इधर लद्दाख है इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में जास्कर होता है। ठीक है। और एक प्रमुख स्थान है लेह होता है, यहाँ पर सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह होता है और ये लेह भारत का सबसे शुष्कतम स्थान है लेह। और सिंधु नदी के बाएं तट पर नहीं है, थोड़ा दूर है, ये कारगिल स्थित होता है। ठीक है। और सिंधु नदी भारत में किस स्थान से होकर के प्रवेश करती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में हमने बताया था कि दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है और ब्यास नदी केवल भारत में ही बहती है, ये पाकिस्तान या फिर इधर चाइना वाले क्षेत्र में नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है। सतलज नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से होकर के प्रवेश करती है, सतलज नदी। और सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। हरिके बैराज में किन दो नदियों का संगम? ब्यास और सतलज नदियों का संगम होता है। और उसके बाद देखिए ये बुंजी गार्ज हमने बता दिया कि ये इसकी गहराई जो होती है ये 5200 मीटर होता है, लगभग हम कह सकते हैं 5 किलोमीटर। पांचों नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज की संयुक्त जलधारा को यहाँ पर पंचनद कहा जाता है। पंचनद क्या है? सिंधु की सहायक ये पांचों नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज, इनकी संयुक्त जलधारा जो होती है उसी को पंचनद कहा जाता है। और ये पाकिस्तान में स्थान होता है मिठानकोट के पास आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ अरब सागर में डेल्टा बनाते हुए आकर के गिर जाती है। पाकिस्तान का यहाँ पर एक बंदरगाह है इसी के निकट, कराची बंदरगाह के पास सिंधु नदी डेल्टा बनाते हुए आकर के अरब सागर में गिर जाती है। तो इस प्रकार से चेमायुंगडुंग से सिंधु नदी निकलती है और इस प्रकार प्रवाहित होते हुए अपने तमाम सहायक नदियों के जल को ला करके अरब सागर में डेल्टा बनाते हुए गिरा देती है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकली थी और ये पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए इस प्रकार से
बांग्लादेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरी थी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम को देखा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम एक नए बेहतर क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।